हेलो एवरीवन। हम अपने बुक BECC 134 रीडिंग द नोवेल, आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। ये हमारे यूनिट नंबर 3 है और ये वाला हमारा ब्लॉक नंबर 1 ही चला हुआ है अभी, जो कि इंट्रोडक्शन टू द नोवेल के नाम से है। ये उसी का यूनिट नंबर 3 है। इसका क्या नाम है? एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल पार्ट 1 किया था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जस्ट एज ए पेंटर यूज़ कलर, जैसे कलर यूज़ करता है पेंटर, एंड लाइन टू क्रिएट ए पेंटिंग, और लाइन और पेंटिंग करने के लिए वो लाइन्स का यूज़ करता है। एन ऑथर यूजेस द एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन टू क्रिएट ए स्टोरी। जो ऑथर होता है वो भी कुछ एलिमेंट्स का यूज़ करता है स्टोरी को फिक्स करने के लिए, स्टोरी को बनाने के लिए। द एलिमेंट्स ऑफ फिक्शंस आर, इस फिक्शन में जो एलिमेंट्स हमने यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? इससे पहले हमने यूज़ किए थे 3 एलिमेंट्स, प्लॉट, कैरेक्टर एंड नैरेटिव। हमने ये यूज़ किए थे लास्ट वाले चैप्टर में। यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट कैरेक्टर, प्लॉट, ये दोनों हम कर चुके हैं। सेटिंग, थीम और स्टाइल ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टोरी को क्रिएट करने के लिए। देखते हैं हम कैरेक्टर क्या होता है, वो कि कौन है, किसके बारे में स्टोरी लिख रहे हैं, कैरेक्टर कौन है, ये चीज़ है। प्लॉट इज़ व्हाट, कि क्या लिख रहे हैं, प्लॉट का मीन्स क्या होता है, क्या लिख रहे हैं हम। सेटिंग इज़ वेयर, कि सेटिंग का, वेयर एंड व्हेन, कि सेटिंग का मतलब क्या है कि कहाँ और कब लिख रहे हैं, टाइम और प्लेस क्या है। एंड स्टाइल इज़ द हाउ ऑफ द स्टोरी, और स्टाइल का मतलब क्या है कि किस तरीके से स्टोरी को लिख रहे हैं, तरीका क्या है, मैनर क्या है, ये चीज़ होती है। ये हमने थोड़ा बहुत हल्का सा जाना है इसके बारे में। और इससे पहले हम प्लॉट के बारे में पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, और एक हम नैरेटिव मोड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इस वाले में स्टाइल, थीम, इनके बारे में अब हम देखेंगे। फर्स्ट इज स्टाइल। स्टाइल इज़ द यूनिक वे इन विच ईच नॉवेलिस्ट यूज लैंग्वेज टू नरेट द स्टोरी ऑफ कम्युनिकेट हिज हर आइडिया। स्टाइल क्या होता है? एक तरीका होता है जिसका यूज़ करके कोई भी जो नॉवेलिस्ट होता है लैंग्वेज का यूज़ करता है अपनी स्टोरी में अकॉर्डिंग टू हर और हिज आइडिया। स्टाइल अलोज द ऑथर टू शेप हाउ द रीडर एक्सपीरियंस द वर्क। स्टाइल क्या दिखाता है कि जो ऑथर ने जो एक्सपीरियंस किया है वो किस प्रकार से उसको रीडर को बता रहा है, किस टाइप से उसको रीडर उसको ग्रहण करेगा, उसको समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, वन राइटर में यूज सिंपल वर्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस। एक राइटर ने तो बिल्कुल सीधे सीधे वर्ड लिख दिए, सिंपल लैंग्वेज का उसने यूज़ कर दिया। वाइल अनदर में यूज डिफ़िकल्ट वोकेबलरी एंड एलोबरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरे वाले ने थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वोकैब का यूज़ किया। ये मैंने यहाँ पे मीनिंग आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। एलोबरेट मीन्स विस्तार से वर्णन करना। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मतलब उसने यूज़ किया है बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स का। इवन इफ़ द थीम ऑफ द बोथ वर्क्स आर सिमिलर, द थीम भी दोनों की सेम है। द डिफरेंस इज द ऑथर स्टाइल मेक द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग द टू वर्क डिस्टिंक्ट। मतलब कि बेसिक से थीम बिल्कुल सेम हो लेकिन फिर भी अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल से लिखते हैं। तो जिस तरीके से मतलब जो रीडर होता है उसको यदि वो दोनों को पढ़ेगा तो उसको दोनों में ही डिफरेंस लगेगा, क्योंकि दोनों ही ऑथर ने अलग अलग स्टाइल में लिखा है, इसी वजह से। आगे हमारा है टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। द एक्शन ऑफ ए नोवेल लाइक that is any other human activity has to be located in time as well as place if has to make any sense to us। मतलब कि टाइम और प्लेस की बात हो रही है। जैसे हम अपने किसी भी हमको कोई अपनी एक्टिविटी करनी होती है तो हम भी सोचते हैं ना किस टाइम पे करें, कहाँ पे करें, मतलब कौन सी प्लेस इस वाली हमारी एक्टिविटी के लिए क्रिएट होगा। तो मतलब इस टाइप से तो नोवेल के लिए भी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, टाइम एंड प्लेस। A novel present action on a fairly broad scale। जो नोवेल होती है उसमें एक्शंस जो होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे स्केल पे यूज़ किए जाते हैं।
A number of times sequences and location often come into play. जो टाइम लोकेशन होती है, टाइम के सिक्वेंस होते हैं, लोकेशन होती है, प्ले में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इट्स नीड टू बी पॉइंटेड आउट हेयर. द एक्शन ऑफ ए नोवेल कैन मूव आइदर इन ए लाइनर फैशन और इन ए डिसजंक्शन मैनर. मतलब ये चीज़ हमको पॉइंट आउट करनी चाहिए कि जो एक्शन हो रहे हैं नोवेल में वो एक लाइनर फैशन में हो रहे हैं या अलग अलग तरीके से हो रहे हैं. मतलब एक तो सीक्वेंस वाइज हो हर चीज़, और एक मतलब डिसजंक्शन मतलब अलगाव तरीके से, अलग तरीके से हो, सेपरेटली हो, इस टाइप से. मतलब आगे हम देखते हैं थीम. ए थीम इज अंडरस्टैंडिंग दैट द ऑथर सीक्स टू कम्युनिकेट थ्रू द वर्क. क्या होती है थीम? थीम का मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो ऑथर को, कम्युनिकेट कि अपने वर्क के बारे में, कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके अपने वर्क के बारे में, उसको समझ सके कि थीम क्या है, क्या किस टाइप से हमको उसको मतलब आगे अपनी स्टोरी में हमको उसको लेना है. तो ये चीज़ को ऑथर को पता होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए. इट गिव द वर्क वर्क इट पर्पज एंड हैज़ अ ग्रेट डील टू डू विद द वे द होल इज़ कंस्ट्रक्टेड. मतलब जो ग्रेट वर्क क्या है, पर्पज़ क्या होता है कि जो मतलब जो भी हम थीम बनाएं उससे ही हमको मतलब हमारा जो होल कंसेप्ट है सबको समझ में आ जाए. माई थीम हेयर वी मीन नॉट मैसेज बट द जनरल सब्जेक्ट. मतलब हम यहाँ पे कोई मतलब मेन मैसेज यहाँ पे उसका मीन्स नहीं है थीम लेने का, लेकिन एक जनरल सब्जेक्ट है यहाँ पे थीम. थीम इज़ एट वंस द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ आवर सर्च. मतलब थीम जैसे ही हमको कोई भी स्टोरी पढ़नी होती है तो थीम से ही पता चल जाता है कि स्टोरी कैसी रहेगी. तो मतलब थीम उस स्टोरी का बिगनिंग भी हो सकता है और उसका एंड भी हो सकता है. आगे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इस वाले चैप्टर में. न्यू एरियाज ऑफ नोवेल राइटिंग, कि कौन कौन से एरियाज हैं नोवेल राइटिंग के लिए. ट्वेंटी सेंचुरी ब्रोट मैनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नोवेल राइटिंग. बहुत सारे चेंज आए 20वीं शताब्दी में. द राइटिंग ग्रो मॉडर्न शेडिंग इट्स मैनी इमेज लाइक विक्टोरियन रियलिस्टिक. तो बहुत सारे चेंज आए हमारे नोवेल लिखने के स्टाइल में, जैसे कि पहले विक्टोरियन स्टाइल था, फिर रियलिस्टिक आ गया, इस टाइप से. बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी डिफरेंट फॉर्म्स डेवलप. बहुत अलग अलग टाइप की फॉर्म्स डेवलप हो गई थी. विद द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी देयर वॉज ग्रेट एक्स्ट्रा कल्चरल एक्साइटमेंट एंड ब्लूम ऑफ न्यू नोवेलिस्ट. मतलब कि जैसे ही 21st सेंचुरी आई वो एक अलग सा उत्साह और हमको एक अलग अलग मतलब उभरते हुए हमको नोवेलिस्ट मिले. द नोवेल फ्रॉम द अमेरिका, आयरलैंड, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी पोस्ट कॉलोनियल countries have developed different perspective both on myth as well as realistic. मतलब कि नोवेल चाहे वो अमेरिका की हो, आयरलैंड की हो, इंडिया की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे मतलब बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ की हो, पर सब ने ही अलग अलग दृष्टिकोण से, जैसे कि किसी ने मिथ मन ग्रंथ कहानियों के ऊपर नोवेल लिखी, कि किसी ने रियलिस्टिक के टॉपिक को बना के लिखा. तो मतलब इस टाइप से होगा ये वाला टॉपिक हमारा. आगे हैं डायस्पोरा. डायस्पोरा को हिंदी में बोलते हैं प्रवासी. द टर्म डायस्पोरा रेफर्स टू द मोमेंट ऑफ एनी पॉपुलेशन शेयरिंग कॉमन एथनिक आइडेंटिटीज़. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना. द टर्म डायस्पोरा रेफर टू ए परमानेंटली डिस्प्लेस्ड एंड रीलोकेटेड कोलेक्टिव. मतलब कि एक स्थान से उठ के कहीं पर चले जाना और वहीं पर दोबारा से कहीं दूसरी जगह जाके बस जाना, ये होता है डायस्पोरा. Novels of the diaspora. Diaspora literature involves an idea of a homeland, a place from where the displacement occur, a narrative of harsh journey undertaken, an account of economic compulsions. मतलब कि जो डायस्पोरा लिटरेचर होता है उसमें क्या कुछ आता है, उसमें हमको एक आइडिया मिल जाता है होमलैंड का. वो एक प्लेस है कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई है और मतलब कि बहुत कठोर जर्नी रही है वहाँ के नैरेटिव्स की जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मतलब वहाँ की जो 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 पॉपुलेशन वहाँ पे उठ के आई है उनके बारे में लिखना, कि उनकी क्या मजबूरी रही कि वहाँ से उनको यहाँ पे आना पड़ा. तो मतलब बहुत ही एक हार्श जर्नी हो जाती है
मतलब कि लिखने वाले के लिए, नोवेलिस्ट के लिए। द लिटरेचर दैट डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ ए मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड टू अदर कंट्रीज फॉर वेदर रीजन्स टू बी, मतलब कि कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे मूवमेंट हुई कि डायस्पोरा हो गया, बहुत सारी पॉपुलेशन उठ के वहाँ होमलैंड से अदर कंट्रियों में चली गई, उसको तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं ना, जैसे इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकता है, सोशल रीज़न भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इसके पीछे। इसमें लास्ट टॉपिक हमारा है थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड नॉवेल्स, कि कौन कौन सी हमारी जो हमारी द टर्म थर्ड वर्ल्ड अरोज ड्यूरिंग द कोल्ड वार टू डिफाइन कंट्रीज दैट रिमाइंड्स नॉन एलिगेंट और न्यूट्रल विद अदर्स कैपिटलिज्म एंड नाटो, मतलब कि जो हमारी ये थर्ड वर्ल्ड नॉवेल्स हैं वो कब कब हुई, कोल्ड वार के टाइम पे हुई थी। इसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्रियों ने इसको डिफाइन किया है, जिसमें कि गैर गठबंधन सरकार, जिसको हम नॉन एलिंग्ड कंट्रीज भी कह सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी पूंजीपति जो पूंजीपति जो देश हैं, जैसे नाटो भी हो गया इसमें, मतलब इस टाइप से जो ये एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी उससे भी ये इनको अराइज होना पड़ा इन वाली नॉवेल्स को। द डेफिनेशन प्रोवाइडेड ए वे ऑफ ब्रॉडली कैटेगराइजिंग द नेशन ऑफ द अर्थ, मतलब कि इन्होंने ही 3 भागों में बांट दिया है अर्थ को, जैसे कि सोशल बेस पे, पॉलिटिकल बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे, मतलब इन 3 बेसिस पे उन्होंने अर्थ को बांट दिया है। वाइल देर इज़ नो आइडेंटिकल कंटेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट, कॉमन अल्टरनेटिव्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट वर्ल्ड एंड ग्लोबल साउथ, मतलब कि कोई यहाँ पे कोई आइडेंटिकल कंटेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट नहीं हुई है वहाँ पे, कॉमन मतलब वहाँ पे कॉमन अल्टरनेटिव ही हैं वहाँ के लिए भी, मतलब जो कि मतलब वर्ल्ड के लिए होनी चाहिए या वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए और ग्लोबल मतलब सबके लिए होनी चाहिए। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने जाना एक्सेप्ट्स ऑफ नॉवल, ये था हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हमने देखा किस टाइप से पहले, उससे सबसे पहले तो हमने जाना था इसके बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसमें मैंने बात किया, हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं किसी भी फिक्शन के। फर्स्ट इज़ कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स हु, कौन। प्लॉट इज़ वट, प्लॉट का मतलब क्या है, वट कि क्या। सेटिंग इज़ वेयर एंड व्हेन, एंड स्टाइल इज़, स्टाइल का मतलब क्या होता है कि हाउ ऑफ ए स्टोरी, कि स्टोरी कैसे लिखें, ये चीज़ होती है। उसके बाद हमने देखा था स्टाइल, कि स्टाइल कैसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं जो नोवेलिस्ट होते हैं। इसके बाद हमने देखा था टाइम्स एंड प्लेस के बारे में, टाइम एंड प्लेस के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था थीम के बारे में कि थीम कैसे क्या कुछ है। उसके बाद हमने देखा था न्यू एरिया ऑफ नॉवल राइटिंग, क्या क्या न्यू मतलब कि जो नए एरिया आए हैं नॉवल राइटिंग के लिए। तो हमने देखा डायस्पोरा क्या होता है। देन हमने देखा नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा, कि कौन कौन से नॉवेल्स मतलब किस टाइप से नॉवल लिखे जाएंगे डायस्पोरा में, कैसे वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे डायस्पोरा के थ्रू। लास्ट हमने देखा था थर्ड वर्ल्ड नॉवेल्स, कि कौन कौन मतलब इस टाइप की जो नॉवल लिखी गई थी वो कब स्टार्ट हुई या किस टाइप से कुछ हुआ ये सब कुछ हमने देखा था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल 2। थैंक यू एवरीवन।